भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ई पेंशन पोर्टल योजना का शुभारंभ करने का कार्यक्रम लोक भवन में रखा गया है। आइए सीधे ले चलते हैं आपको। ई पोर्टल का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ के लोक भवन के, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये आप देख रहे हैं ऑनलाइन सेवा पोर्टल के माध्यम से पेंशन तथा पेंशन सुविधाएं और सुरेश खन्ना मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे और तमाम मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। आइए सीधे आपको ले चलते हैं। नमस्कार। वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्रीमती एस राधा चौहान जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, वित्त विभाग के सभी अधिकारीगण और प्रदेश शासन में अपनी एक लंबी सेवा के बाद जिन्होंने प्रदेश को अपने कार्यों के माध्यम से शासन की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकगण, प्रदेश के सभी जनपदों से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ नागरिकगण, हमारे प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आज मई दिवस है, श्रम के महत्व को रेखांकित करने वाला और उसका सम्मान करने वाला दिवस, और आपने अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय प्रदेश के विकास में के योगदान में लगाया है, तो मैं सबसे पहले आप सबको और प्रदेश के सभी उन श्रमिकों को, उन नागरिकों को, उन सभी कार्मिकों को जिनके श्रम से प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, लोक कल्याण के पथ पर आगे बढ़ा है, उन सबको मई दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर यहां पर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 11.5 लाख कार्मिक सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में तकनीक कैसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, उस समय भी उन्होंने पूरे देश का आह्वान किया था कि हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। सामान्यतः जैसे लोग छोटी घटना मानते हैं, यह आवश्यक नहीं कि वह घटना जो हमें छोटी लगती है लेकिन जिस पर बीतती है उसके लिए भी छोटी हो, उसके लिए तो वह घटना ही अपने आप में बड़ी होती है। और इसलिए अपनी समस्या के समाधान करने के लिए व्यक्ति को क्या क्या नहीं करना होता है, इन सभी परेशानियों को ध्यान में रख करके और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के दौरान तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करके हुए प्रदेश के 24 से 25 करोड़ लोगों के जीवन में कुछ व्यापक परिवर्तन लाने की जिस एक अच्छी मंशा से कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और अपने उन सभी पेंशन धारकों के लिए जो इस समय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या जिन्हें पेंशन प्राप्त करना है, इन सभी के लिए आज ई पेंशन पोर्टल इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिससे आपके जीवन को और सरलीकरण किया जा सके। और हम कह सकते हैं यह ईज ऑफ लिविंग का ही एक हिस्सा है, व्यक्ति के जीवन को सरलीकरण करना। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपने से पूर्व के लोगों को खूब
इस दृष्टि से परेशान जरूर किया होगा, होता ही है। और लेकिन आपकी परेशानी को वित्त विभाग ने समझा और मैं धन्यवाद दूंगा। मैं खन्ना जी से ही पूछ रहा था, मैंने कहा भाई आपका तो रिटायरमेंट का समय तो नहीं आया अभी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा रिटायरमेंट का समय तो 75 साल है, अभी काफी समय है। लेकिन वित्त विभाग ने चिंता की, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी टीम ने पोर्टल विकसित किया और आज प्रदेश के लाखों कार्मिकों के जीवन में एक परिवर्तन लाने वाला एक ऐसा अवसर हम सबके सामने है। आपने देखा होगा 31 मार्च को जो लोग रिटायर हुए, ऐसे 1220 कार्मिकों का भुगतान उनके खाते में सीधे ऑनलाइन चला गया है। आने वाले समय में किसी भी रिटायर होने वाले कर्मचारी को कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद डीडीओ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके 30 दिन के अंदर पूरी जानकारी जो भी उन्हें लेना है वो जानकारी लेगा। और जो जानकारी अगर वह अपने स्तर पर प्रयास नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी दी है और उसने उसको वेरीफाई नहीं किया है, नहीं कराया है, तो यह अपने आप ही वह उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। ये उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वह इस बात को तय कर लें कि कोई भी इसमें गलत ना हो। डीडीओ के बाद पीपीओ के पास वो कार्रवाई के लिए जाएगा, पीपीओ के बाद फिर पेंशन 3 महीने पहले आपके पास आ जाएगा कि आपके पेंशन के कागज अब हो चुके हैं। नहीं तो होता क्या है, कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के पास जाता है तो अंतिम 6 महीने तो वह रिटायरमेंट के पहले कागज, रिटायरमेंट के कागज बनाने में लगाता है। रिटायरमेंट के ये कागज बनाना, वो कागज बनाना, और चूंकि उसको भी बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को परेशान किया होगा पूर्व में, जाने अनजाने में ही सही, इसलिए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सचमुच पीड़ित रहते हैं क्योंकि उसने तो कोई गलती नहीं की, वो तो अपना सामान्य अपने कार्य के साथ जोड़ रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन अनावश्यक कार्यालयों का चक्कर लगाना, जिस कार्यालय में कल तक वो बॉस था आज वहां लाइन पे खड़ा हो रखा है, कैसी स्थिति होगी उसकी। आपकी इस पूरी परेशानी को समाधान करने का एक माध्यम बनाया है यहां पर वित्त विभाग ने। और अभी तो यह उत्तर प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन साथ साथ अभी पुलिस विभाग को और अन्य जो विभाग इससे नहीं जुड़ पाए हैं वे विभाग भी इस प्रक्रिया के साथ अगर जुड़ेंगे तो आने वाले समय में लाखों लोग इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे और पेंशन के लिए किसी को भी भटकना नहीं पड़ेगा। मैं इसके लिए सबसे पहले आपको हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा सबसे बड़ी बात जो यहां पर इसकी जो उपलब्धता, वो इसकी जो सबसे अच्छी बात वो है कि कॉन्टैक्ट लेस है, आपको कहीं जाना नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ये पेपरलेस है, पेपर के जो मोटे मोटे वो बनते हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीजें उसी के साथ इसको जोड़ना है। कैशलेस है, जब कैशलेस होगा तो लेन देन की भी कोई संभावना इसमें नहीं रहेगी और प्रक्रिया 6 महीने पहले से ही ये अपने आप पूरी हो जाएगी और पेंशन आवेदन किए जाने के उपरांत 30 दिनों के अंदर इसमें सभी प्रक्रियाएं अपने आप आगे बढ़ती हुई एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। ऑनलाइन डैशबोर्ड द्वारा ये पूरी तरह अनुरक्षित भी होगा। इसके अलावा और भी अन्य तमाम प्रकार की उन उपलब्धियों से भरा हुआ यह एक सुविधा आज प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई जा रही है और उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसने अपने पेंशन धारकों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई किया है। इसलिए भी मैं उत्तर प्रदेश के सभी पेंशन धारकों को और जो कार्मिक आने वाले समय में पेंशन लेंगे उन सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, जो यहां पर हमारे संचालक बोल रहे थे कि हमारे जो पेंशन भोगी हैं ये लोग आने वाले समय में कैसे वो करेंगे, मुझे लगता है कि पेंशन आप 1 साल के लिए 1 महीने 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 के लिए 1 मही
आपने सरकार के साथ जो एग्रीमेंट किया है उस एग्रीमेंट के क्रम में ये पेंशन आपको प्राप्त हो रही है। जो आपने यहां पर कार्य किया है वो कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का भी होता है, स्टेट का भी होता है, तो आपको मिल रहा है एक कर्मयोगी के रूप में जो योगदान आपने दिया है, तो आप पेंशन भोगी नहीं, पेंशन योगी के रूप में ही आपका सम्मान इस रूप में होना चाहिए, क्योंकि आपने जो योगदान दिया है उस योगदान के प्रति शासन और आपके स्वयं के कंट्रीब्यूशन का प्रतिफल आपको प्राप्त हो रहा है। और यह सचमुच उसी रूप में हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वित्त विभाग ने दिया है अंत में योगक्षेम वया महम, यह भाव ही हमारा होना चाहिए। और यह कल्याणकारी भाव जब भी व्यक्ति के मन में होगा, समाज के मन में होगा, लोक के मन में होगा, तो उसका आगे का जीवन उतना ही सुखद और उतना ही प्रसन्नचित्त होगा। देखिए, हमें हमेशा अच्छी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अच्छी और सकारात्मक सोच व्यक्ति को एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत करता है, उसके जीवन में खुशहाली लेके आता है। नकारात्मक सोच व्यक्ति की को अवनति की ओर लेके जाता है, लेकिन सकारात्मक सोच व्यक्ति को उन्नति की ओर लेके जाता है। जो व्यक्ति सोचता है कि ये गलत है, हर जगह उसको गलत ही दिखाई देता है, हर जगह उसको खामी ही दिखाई देती है, हर जगह बुराई ही दिखाई देती है, तो वह व्यक्ति कभी भला नहीं कर सकता, न स्वयं का भला कर सकता है, न समाज का, न लोक का। अच्छी सोच, अच्छा देखना, अच्छा सोचना, अच्छा करना और अच्छी सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ने की व्यवस्था करना। अब अपने जीवन के अनुभव का जिसने किसी भी क्षेत्र में काम किया है, उसमें से बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बहुत सारी सेवाएं हमें शासन में भी लेनी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो समाज के लिए अपने वानप्रस्थ जीवन के इस अमूल्य कालखंड का उपयोग समाज के लिए कुछ रचनात्मक करने में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक लंबा अनुभव होता है। कोई भी पेंशन धारक होता है, उसके पास जीवन का 35 से लेकर 35-40 वर्ष का एक लंबा अनुभव होता है, और ये लंबा अनुभव ही वास्तव में व्यवहारिक ज्ञान है। आपने जैसा जीवन जिया है, लोगों को उसके अनुरूप बनाने और उसके अनुरूप उन समस्याओं से, उन चुनौतियों से बचाने के लिए सही उपाय आप दे पाएंगे, उनको बता पाएंगे कि देखिए इस समस्या का समाधान इस रूप में हो सकता है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जिन्होंने लंबा समय एक पटल पर एक कार्य के साथ आगे बढ़ाया है, और जब अपना प्रेजेंटेशन, अपना अनुभव बताते हैं, तो अनुभव वर्तमान के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए अत्यंत उपयोगी हो जाता है। अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग इस क्षेत्र में जुड़ सकते हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं। और मेरा आप सबसे यही आग्रह होगा, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, कि जीवन में नकारात्मकता को कोई स्थान मत दीजिए। अपने जीवन को अपने तरीके से प्रफुल्लित होकर के जीने की हमें एक नई आदत डालनी पड़ेगी, और अपने को अधिकाधिक समाज के लिए उपयोगी बनाना होगा। याद रखना कि भारत की आश्रम की पद्धति ने जीवन को 4 भागों में विभाजित किया है। एक, सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम का, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब व्यक्ति को जब ज्ञान की साधना में लीन होना है। 25 वर्ष तक की आयु को माना है, ठीक है। हमने बालिग की उम्र वर्तमान में 18 वर्ष की है। व्यक्ति 18 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, 22 वर्ष के बाद सरकारी नौकरी में या निजी क्षेत्र की नौकरी में आ जाता है। लेकिन 25 वर्ष तक की आयु ये माना गया कि व्यक्ति को सीखने जानने का एक अवसर मिलना चाहिए, उचित अवसर मिलना चाहिए, जिससे वह समाज पर निर्भर होकर के स्वयं के लिए लेता है। लेकिन 25 वर्ष के बाद फिर 25 से 50 वर्ष का आश्रम एक सदगृहस्थ की दृष्टि से गृहस्थ आश्रम के लिए होता है। गृहस्थ आश्रम का मतलब उसने 25 वर्ष समाज से लिए हैं, समाज के योगदान से वो आगे बढ़ा है। समाज का मतलब माता पिता का भी योगदान है, अभिभावक का भी योगदान है, तो भी वह समाज का योगदान कहीं ना कहीं उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ती है। लेकिन अब 25 वर्ष, ये 25 वर्ष जो शेष आगे के हैं अभी,
इन 25 वर्षों में उस व्यक्ति को अपने गृहस्थ आश्रम का मतलब उसने जो 25 वर्ष समाज से लिए थे, अब इन 25 वर्ष में वह अपने को पैरों पर खड़ा होने की आदत डाले, स्वावलंबन का जीवन स्वयं गुजर बसर करने की तैयारी करें और इन 25 वर्षों के लिए अपनी आजीविका के लिए मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा। 25 वर्ष वानप्रस्थ के, वानप्रस्थ का मतलब आधा जो कुछ बच गया है गृहस्थ आश्रम का, उसको पूरा करने के साथ साथ समाज के लिए भी कंट्रीब्यूशन के लिए अपनी तैयारी करना। भाई जैसे 25 साल आपके ब्रह्मचर्य आश्रम के बताए, ज्ञान अर्जन के बताए गए हैं, उन 25 वर्ष आप ज्ञान अर्जन में ही नहीं लगाते। अब 20 से दिनचर्या शुरू करते हैं, 18 वर्ष की उम्र में ही शुरू कर देता है, कोई 20 साल में, कोई 22 साल में, कोई 23 साल में, तो वह इधर भी उसने कुछ बोनस में उसने लेना शुरू कर दिया गृहस्थ आश्रम का, अभी से वह स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ऐसे ही वानप्रस्थ का होता है, गृहस्थ आश्रम का बचे हुए कार्यों को भी हम संपादित करने के साथ साथ समाज पर आश्रित होने का, समाज पर आश्रित नहीं बल्कि समाज को भी खड़ा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका यह समय पूरी तरह वानप्रस्थ का होगा, सीनियर सिटीजन्स का यह समय वानप्रस्थ का होता है। अपने पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करते हुए भी हम समाज के लिए भी कुछ योगदान दे सके। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति दे सकता है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में दे सकता है, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे सकता है, कोई गांव में गरीब कल्याण के क्षेत्र में दे सकता है। शासन की योजनाओं से आप जुड़े रहे हैं तो शासन की योजनाओं का लाभ गांव के लोगों को भी उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दे सकते हैं, मोहल्ले के लोगों को दे सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़ सकते हैं, या जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य के साथ जुड़ सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ हम जुड़ सकते हैं। शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। और फिर शेष जीवन के 25 वर्ष, अगर एक व्यक्ति 100 साल जीता है तो शेष जीवन पूरी तरह समाज को समर्पित करते हुए कि अब मेरा अपना कुछ नहीं, जो भी होगा उस समाज के लिए होगा, और लोक के लिए समर्पित करते हुए व्यक्ति जब आगे जिएगा तो वही व्यक्ति जीवन में सफलता के रहस्यों को उद्घाटित करते हुए मोक्ष की प्राप्ति भी करेगा, मुक्ति की भी प्राप्ति करेगा, जो एक आदर्श भारतीय जीवन दर्शन का हिस्सा है। और मुझे लगता है उस दिशा में बेहतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि नकारात्मकता व्यक्ति को कभी भी उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंचा सकती। नकारात्मकता व्यक्ति को हमेशा अवनति की ओर लेके जाएगा, अवनति की ओर लेके जाएगा। आपने देखा होगा जिस व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों का बिगाड़ा होगा उसको कभी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। उसको पतन के गर्त में जाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन उसको उन्नति के शिखर पर पहुंचते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए अच्छी सोच हमें आगे बढ़ाती है, और अच्छी सोच के साथ आज यहां पे राज्य सरकार ने आपके लिए ई पेंशन पोर्टल भी लागू किया है। मैं इसके लिए आप सभी प्रदेश के सभी 11.5 लाख पेंशन धारकों को हृदय से बधाई देता हूं। जो हमारे कर्मी आने वाले समय में इस पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त करेंगे, वे लोग भी इस सुविधा को प्राप्त करने के साथ साथ इस प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएंगे। मुझे इस विश्वास के साथ कि उन सबको इसका लाभ होगा, ये तो हम करेंगे ही। लेकिन अभी जहां पर मैं बैठा हुआ था, अभी हमारे डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद जी मौर्य जी ने कहा कि वो बोल रहे थे कि हमें इस प्रकार की तकनीक को, बहुत सारे ऐसे कार्मिक होते हैं और समय उनकी मृत्यु होती है, मृतक आश्रित के रूप में भी नियुक्ति पाने वाले कार्मिकों के लिए भी इस प्रकार का एक पोर्टल हमें बनाने की आवश्यकता है कि जिससे उन लोगों को भी भटकना ना पड़े, सब कुछ ऑनलाइन हो और हम उस सुविधा का एक साथ उसको जोड़ सकें। और ये आज की आवश्यकता है। ईज ऑफ लिविंग का मतलब जीवन को जितना हम सरलीकरण कर सकें, व्यक्ति के जीवन का सरलीकरण कर सकें, और यह आज की आवश्यकता है। हमें हर एक फील्ड में तकनीक का उपयोग करते हुए इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से साथ उसके मृतक आश्रित को भी नौकरी देने का जो प्रावधान है अंतर विभागीय हो सकता है, संबंधित विभाग में हो सकता है,
और क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, इस प्रक्रिया को भी हमें आगे बढ़ाने की कार्रवाई को एक सुनिश्चित योजना के तहत आगे बढ़ाना चाहिए। और आने वाले समय में हर एक विभाग को अपनी प्रक्रिया को ई ऑफिस के साथ जोड़ते हुए हमें बताना चाहिए हर एक विभाग को कैसे क्या क्या हमारी योजनाएं हैं, क्या क्या हम कार्य कर रहे हैं। पब्लिक आपके वो योजनाओं को गांव में बैठ करके, अपने वार्ड में बैठ करके, अपने गांव के उसमें बैठ करके देख सके, जान सके, जिससे हम एक सामान्य नागरिक को लोकतंत्र की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए उन योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक ले भी सके और देख भी सके क्या हो रहा है, क्या स्थितियां हैं। उसका स्मार्टफोन उसको बता देगा स्टेट की प्रोग्रेस क्या है और उसके स्तर पर क्या योगदान इसमें होना है, यह भी हमें इसके साथ जोड़ना चाहिए। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से अपने इन सभी सीनियर सिटीजन्स को और अपने उन सभी कार्मिकों को जो पेंशन की सुविधा से जुड़ेंगे उन सबको मैं आज के इस ई पेंशन पोर्टल लागू होने पर हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश भर के सभी श्रमिकों को आज के इस श्रमिक दिवस पर हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि श्रमिकों के लिए भी राज्य सरकार ने कुछ कार्यक्रम बनाए हैं। एक आज श्रमिक दिवस है, हमने हर एक श्रमिक को, वह प्रवासी हो या निवासी हो, हर एक श्रमिक को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाई है। कोविड के दौरान हम लोगों ने उपलब्ध करवाई। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर हर एक श्रमिक को देने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। और साथ साथ जितने भी पीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिक हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उन सभी श्रमिकों के बच्चों के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की, क्योंकि जो श्रमिक आज लखनऊ में है 2 महीने के बाद फिर वह जाकर के बरेली या कानपुर में जाके काम करता, जहां उसको काम मिलता वहां भटकता है, परिवार को साथ में लेके जाता, बच्चे नहीं पढ़ पाते। उनके बच्चों के लिए कोरोना कालखंड में जो बच्चे अनाथ हुए थे, उन बच्चों के लिए, जो बच्चे अनाथ हैं उनके लिए भी, और साथ साथ हमें उसमें जोड़ना चाहिए रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर या इधर उधर तमाम ऐसे बच्चे भटकते हैं जिनमें प्रतिभा तो है लेकिन उचित गाइडेंस के अभाव में उन बच्चों को पठन पाठन का कोई बेहतर माहौल न होने के नाते बाद में गलत मार्ग पर वे जाते हैं और अपराध की दुनिया में जाकर के अपनी पूरे जीवन को बर्बाद करते हैं। उन सभी के लिए हम 18 अटल आवासीय विद्यालय 18 कमिश्नरी में पहले चरण में बना रहे हैं, जिसमें उन बच्चों को बेसिक से लेकर के यानी 5वीं तक, एक पहली से 5वीं तक पढ़ाने की व्यवस्था अलग विद्यालय में, लेकिन 6ठी से लेकर के 12वीं तक आवासीय विद्यालय, रेजिडेंशियल विद्यालय, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। उन विद्यालयों में उनको पढ़ाने की व्यवस्था होगी। सभी प्रकार की सुविधाएं वहां पर फ्री में सरकार के द्वारा उन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए दी जाने वाली एक सुविधा है। और मुझे विश्वास है कि हमारा श्रमिक अपने श्रम से प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में और प्रदेश के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण की जिस प्रक्रिया को हम तेजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, आपके सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री महोदय, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार सबको मिलता रहे और आपका उद्बोधन न सिर्फ सभागार में बैठे लगभग 600 पेंशनर्स हमारे बीच जो है वो सुन रहे थे, बल्कि विभिन्न जनपदों के कोषागार के अधिकारी, आयुक्त कार्यालय, जिलाधिकारी, करीब 10,000 लोग लगातार आपके साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति के पूर्व मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सचिव वित्त श्री संजय कुमार जी को। कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारें। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन से न केवल इस सभागार में बट